नमस्कार। भोपाल के इस ऐतिहासिक शौर्य स्मारक से जहां आजादी के तराने आज भी गूंजते हैं, आजादी की गाथाएं हवाओं में बहती हैं। 15 अगस्त आजादी का जश्न है। आजादी के तराने हवाओं में गूंज रहे हैं, तिरंगा झंडा आसमान में लहरा रहा है। लेकिन भोपाल के इस ऐतिहासिक शौर्य स्मारक से ऐसे समय में एक सवाल पूछना बहुत अहम हो जाता है। क्या 1947 में मिली आजादी आज 2026 में भी उतनी ही अहम लोगों के लिए है? आज के युवा, आज का यूथ उस आजादी को कैसे देखता है? पंद्रह अगस्त का मतलब क्या सिर्फ आज के युवाओं के लिए इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करना या व्हाट्सएप स्टेटस तक सीमित है? या फिर आज के युवा पढ़ाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, या फिर पेपर लीक के डर के साए से आजादी मांगते हैं? हम खड़े हैं माखनलाल विश्वविद्यालय में। यह विश्वविद्यालय एशिया का सबसे पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। आप मेरे पीछे माखनलाल चतुर्वेदी, दादा माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा देख सकते हैं, जिन्होंने आज़ादी के समय में अपनी कलम से ना सिर्फ आज़ादी के वीरों की रगों में आज़ादी की अलख जगाई, जबकि उन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखकर लोगों को अपनी कविताओं के माध्यम से आज़ादी के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए आगे उन्हें प्रेरणा भी दी। तो दादा माखनलाल ने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी, लेकिन आज इसी कैंपस में, जो कि उनके नाम से बना हुआ है, भावी पत्रकार जो इस कैंपस से पत्रकार बनकर निकलेंगे, देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी अगर उन्हें मिली है तो उसकी कितनी कीमत देश को चुकानी पड़ी? क्या कीमत देश को चुकानी पड़ी? आज़ादी को लेकर वो अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको सीधा लेकर के चलते हैं युवाओं के बीच और शुरू करते हैं आज़ादी की बात युवाओं के साथ। आज हम आ गए हैं ऐसे युवाओं के बीच जो आने वाले देश की दिशा और दशा तय करेंगे। भावी पत्रकार आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये पत्रकार कल चलकर देश की दिशा और दशा लिखेंगे और अपनी कलम से इस देश को चलाएंगे। तो सीधे चल लेते हैं इनके पास और चर्चा कर लेते हैं युवाओं की बात आज़ादी के साथ। हम शुरू करते हैं। आज भी स्कूल जैसी वो एक्साइटमेंट होती है, स्कूल ड्रेस रात में तैयार हो गई है और सब बिल्कुल सुबह उठ के 6 बजे हमें इंडिपेंडेंस डे मनाने जाना होता है। जी, बिल्कुल, हर बार ऐसा होता है। एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है। एक अलग देशभक्ति का भाव आता है हमारे अंदर कि हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी प्रगति कर ली है। हमारा नेशनल फ्लैग कितने लोगों ने देखा है? आप देखो, यहाँ भी देख सकते हो, है ना? कितने सारे कलर्स होते हैं उसमें, ये भी सब जानते हैं। ठीक है, कलर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम जानते हैं, है ना? लेकिन जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र को लेकर आप कितने अवेयर हैं? इसको लेकर मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि अशोक चक्र में तीलियां कितनी होती हैं? किस किस को पता है? हाथ खड़े कीजिएगा। कितनी तीलियां होती हैं? 24 होती हैं जी। और ये किस किस को पता है कि वो 24 तीलियों का मतलब क्या होता है? ये राष्ट्र की प्रगति और विकास की जो अवधारणा उसको दिखाता है कि 24 घंटे किस प्रकार हमारा राष्ट्र विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। ये उसको दर्शाता है कि किस प्रकार 24 घंटे 365 दिन हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगतिशील है और विकास की एक जो पथ है उस पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। अरे वाह, इसने बिल्कुल सही बताया। तालियां बजाओ इसके लिए, क्या बात है। तो नेशनल फ्लैग को लेकर हम लोग कितने अवेयर हैं ये तो हमने आपकी अभी इससे देखा, लेकिन आपको ये पता है, कितने लोगों को पता है कि फ्लैग होइस्टिंग और अनफर्लिंग का मतलब क्या होता है? झंडा फहराना और ध्वजारोहण में क्या डिफरेंस है? डंडा है, हम सिर्फ उसको ऊपर लेकर जाते हैं, पर फोल्डिंग में ऑलरेडी वो ऊपर ही रहता है और जैसे कोई वरिष्ठ जो होते हैं वो उसे फिर वहीं से फहराते हैं और वो फोल्ड होके जो उसमें फ्लावर्स वगैरह जो भी होते हैं वो नीचे फिर बिखेरते हैं। तो झंडा फहराते या ध्वजारोहण कितने लोग करते हैं देश में? ये तो आपको पता होगा। जैसे मंत्री हुए या टीचर, स्कूल्स में प्रिंसिपल्स,
कॉलेजेस में जो सबसे सीनियर रहते हैं वही ये सब करते हैं। तो दिल्ली में जो फाइनल इवेंट होगा उसमें झंडा फहराया जाएगा या फिर ध्वजारोहण किया जाएगा? आई थिंक शायद ध्वजारोहण होगा। ओके, कौन करेगा? पीएम सर या फिर 26 जनवरी पे ध्वजारोहण होता है या फिर फहराया जाता है? फिर ध्वजा उस दिन रोहण होता है। अभी आपने रोहण बोला था 15 अगस्त को लेकर, नहीं, और फिर से 26 जनवरी को भी फहराया जाएगा। नहीं मतलब एक रहता है कि उस टाइम पे भी और कोई बता सकता है? 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है क्योंकि उसने आज़ादी में तो ब्रिटिश का फ्लैग नीचे है तो इंडिया का ऊपर गया था वही। और 26 जनवरी को हमारा फ्लैग फहराया जाता है सिर्फ क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना था वही। ये डिफरेंस आ जाता है इसमें। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ध्वजारोहण 15 अगस्त को होता है जो कि हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तो वो लाल किले के प्राचीर से, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इसको लेके मैं आपके पास आऊंगा कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। देन फिर अगर हम 26 जनवरी की बात करेंगे तो 26 जनवरी पर सिर्फ झंडा फहराया जाता है। आपने देखा होगा ऊपर झंडा लगा होता है, जैसा कि इसने बताया था। क्या नाम है आपका? अवनी ने बताया था कि 26 जनवरी पर ध्वजा फहराया जाता है। वो ऊपर बंधा हुआ होता है, उसको हम उसकी नोट खोलते हैं और वो लहराने लगता है। उसे राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, हमारे देश का पहला पीएम कौन था? ये तो सबको पता होगा। नेहरू जी थे। ये भी पता होगा कि सबसे पहले आज़ादी का झंडा किसने फहराया होगा? सबको पता होगा। अरे ऑब्वियस है यार, नेहरू जी थे। अगर पीएम तो वही सबसे पहले फहराएंगे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले ध्वजारोहण कहाँ किया गया था? ये कौन बताएगा? दिल्ली पे, वहाँ पे उन्होंने मतलब डिसीजन लिया था। तो ऑफिशियल मीटिंग्स कहाँ होती थी? चलिए, हमारे देश की ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहाँ बैठती थी, मतलब जो पुराना, वर्तमान में तो नया हो गया, पुराना जो संसद भवन था, हाँ, जहाँ संविधान सभा होती थी वहाँ पे। जी, संविधान सभा। आपका नाम? आशुतोष। आशुतोष ने बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि हमने संसद भवन से अपने देश को आजाद घोषित किया था। वहां से ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल सिग्नेचर वहां पे हुए थे वायसरॉय, ब्रिटिश वायसरॉय के, हमारे पीएम के। सबसे पहले पीएम भी वहीं घोषित हुए थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले वहीं पे झंडा फहराया था। यहाँ पे अपने आप को पैट्रियोटिक बहुत ज्यादा कौन समझता है, या फिर बहुत ज्यादा जो देशभक्त है, या अपने आप को कहता है नहीं भाई बहुत ज्यादा देशभक्त हूं मैं तो? बस देशभक्त सब हैं। अरे तो होना भी चाहिए। हम लोग भारत के वासी हैं, भारत हमारा देश है। हम अगर भारत के लिए देशभक्त नहीं होंगे तो कौन होगा? है ना? तो इसी को लेके मेरा एक सवाल था, अगर नेशनल एंथम बज रहा हो किस समय पे, जब हम नेशनल एंथम गा रहे हैं और बारिश आ जाए, तो आप देशभक्ति में खड़े रहेंगे या फिर अपने स्नीकर्स और चेल्सी बूट्स को छुपाते हुए भागेंगे? अच्छा, खड़े रहेंगे। वेरी गुड। अपने पेट्रियोटिज्म दिखाना चाहिए, वहाँ पे हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को, अपने पेट्रियोटिज्म को। हम लोग अपने देश के लिए एक दिन का समय दे सकते हैं और हमारे इंडियन आर्मी पूरा 365 दिन उसी बॉर्डर पे खड़े होके हमारी सेवा करते हैं, हम लोग को सुरक्षित फील कराते हैं। तो हम लोग का ये फ़र्ज़ है कि हम लोग को खड़े रहना चाहिए। बहुत अच्छा, इसके लिए ताली बजाओ सब लोग। वेरी गुड। अच्छा, ये जो मैंने अभी बात करी आपसे, आज़ादी की बात युवाओं के साथ, मैंने इसका नाम क्यों रखा है आपको पता है? आगे की चीजें हमसे ही डिपेंड होती हैं कि हम अपने इंडिया को के कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंस क्या मीन करता है, क्या मतलब इंडिपेंडेंस का, हम क्या फील और फिर हम अपकमिंग डेज में जर्नलिस्ट भी हैं, तो हमें बातें पहुंचानी है और देश के लिए कुछ तो करना है। अगर हम ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, फेक जर्नलिज्म करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए, अपनी बातें सब तक पहुंचाना चाहिए और उनको भी जागरूक करना चाहिए। मतलब यहाँ अपनी जिस पोजीशन पर आप इसके बाद जाएंगे, पत्रकारिता में अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जाएंगे, तो सब अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को लेके सभी अवेयर हैं। मेरा मतलब यह है, आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है?
फ्रीडम का मेरे लिए मतलब ये रहेगा कि विमेन के लिए इंडिया में सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़े। अभी विमेन जितना अनप्रोटेक्टेड है, जितना क्राइम विमेन फेस करती है, वो आई होप एट एवरी इंडिपेंडेंस डे कि वो इंडिया उस चीज़ के लिए फाइट करे और कम करे। बहुत अच्छा हुआ। सर इंडिया में वुमेन के लिए सिक्योरिटी तो हो ही नहीं पा रही है। हम बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट डेमोक्रेटिक कंट्री में वुमेन को तो सेफ्टी दीजिए। वुमेन को जब सेफ्टी नहीं मिलेगी तो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी है? वेरी गुड। वुमेन तो है ठीक है, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि एजुकेशन आज भी बहुत सारे फील्ड या बहुत सारे गांव या फिर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। स्कूल्स या फिर रिलीजन को भी अगर हम लेके बात करें तो रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे कंट्री में, कंपेयर टू एजुकेशन के ऊपर बहुत कम चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अगर हम कुछ जो भी हम बोलना चाहते हैं, जो भी हम अपनी बात रखना चाहते हैं, वो हमें रखना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस का मतलब ही वही है कि हम अपनी बात रखें, हम घूम फिर सके सेफली, जैसे कि इन्होंने बोला वुमेन्स वगैरह का भी, हम एजुकेट हो सके अपनी कंट्री में। इवन इन स्कूल्स हमें अगर मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ाया जाता है तो वहाँ लड़कों को अलग कर दिया जाता है। क्यों अलग कर रहे हैं उन लड़कों को? हम उन्हें भी बताइए, उन्हें भी टैबू बना देते हैं ऐसे विषयों को। फ्रीडम, मेरा ये कहना है कि जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था, जैसे कि उसमें हमें सुनाने के लिए ही इतने 1 महीना लगा उनको हमें रिप्लाई बैक करने के लिए, जो कि फ्रीडम, आज़ादी तो वो किसी चीज़ से है ही नहीं। जब वो हमें सुन ही नहीं रहा है गवर्नमेंट, तो आज़ादी फ्रीडम तो फिर कहाँ ही है फ्रीडम। सबसे बड़ी चीज़ मीडिया के फील्ड जो है, जर्नलिज्म, उसमें फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सो फॉर मी आई फील लाइक कि हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच अब मिली है, इंडिपेंडेंस उसके बाद हम लोग चीज़ें बोल पाते हैं, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाते हैं, एंड उसके बाद ही गवर्नमेंट उन सब चीज़ों पे वर्क करती है। एंड ऐसा नहीं है कि चीज़ें सुनी नहीं जाती हैं, सुनी जाती हैं, बट उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एंड चीज़ें देखी जाती हैं कि सुनी जानी चाहिए, क्या इसके क्या एस्पेक्ट हैं। अगर मैंने ये चीज़ मान ली, जैसे ये प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे, उसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे कि क्या इनकी बात सुननी चाहिए, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो वो चीज़ अब। सर मेरा नाम उन्नति मीना है, और आज़ादी का मतलब मैं मानती हूँ ये नहीं है कि आप खुली हवा में घूम रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। आज़ादी पूरी तब लगती है जब एक लड़की को कुछ भी अपना सपना चुनने से पहले ये ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, या एक युवा है वो अपने सपने देख रहा है तो उसको ये ना लगे कि ये दुनिया मुझे स्वीकार करेगी कि नहीं। सब मेरे लिए आज़ादी का मतलब ये है, जैसे हम आज एक दूसरे के थॉट्स को, एक दूसरे के विचारों को डिस्कस कर रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, तो ये मेरे लिए आज़ादी का मतलब है कि हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो कि तो क्या आप सोशल मीडिया का नाम बदल के आप आज़ादी रखने वाली? नहीं, बट ये हाँ, जैसा कि मेरे लिए आज़ादी है कि बिना डरे बोलने का मौका मिले। ये अभी प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें भी तो आपको किसने नहीं बोलने दिया? सोशल मीडिया पे आपका फोन किसी ने छीन लिया था? नो सर। अच्छा, ओके, चलो। हम आज़ाद तो हैं, बट फिर भी ठीक से मतलब बहुत सारी जगह पे आज़ादी का सही मतलब हमें पता नहीं है। जैसे कि महिला और किसानों को लेकर बहुत ही दयनीय स्थिति है समाज में। हाँ। for me freedom is what we can do, but it's also about what we choose to do because of a responsibility। जैसे हमारे प्रोफेसर प्रदीप सर ने बताया था कि एक होती है स्वतंत्रता, एक होती है स्वच्छंदता। मतलब आपके पास फ्रीडम है तो आप सोचते हो कि हाँ मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप अच्छे वे में कर रहे हो तो यस दैट इज़ योर फ्रीडम, और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं फ्रीडम है तो कुछ भी करो, तो वो सर फ्रीडम मेरे हिसाब से ये है कि ये जो वीआईपी कल्चर है या फिर और भी कुछ हम सारी बातें ले लें, तो ये सब खत्म होना चाहिए। अगर फ्रीडम है, आज़ादी है, तो वो एक आम नागरिक के लिए भी वही होनी चाहिए, और कोई अगर सेलिब्रिटी है या नेता है तो उसके लिए भी वही। बहुत बढ़िया। आपका नाम? राधा। मेरे अनुसार फ्रीडम है कि मैं खुली हवा में सांस ले सकूं, स्वच्छ हवा मेरे को मिल सके, मुझे मास्क ना लगाना पड़े, साफ नदी को मैं देख सकूं, केमिकल मुक्त खाना खा सकूं। ये भी एक आज़ादी का मायना है। मेरा मानना यह है कि हम जैसे फ्यूचर जर्नलिस्ट हैं, तो मेरा फर्स्ट ऑफ मोस्ट फ्रीडम है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए किसी भी चीज़ को रखने के लिए। एग्जैक्टली सेम पॉइंट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, क्यों, ताकि हम जो कुछ भी बोलें वो एटलीस्ट गवर्नमेंट सुने, गवर्नमेंट लेट रिप्लाई नहीं करे। मेरे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि अपने फंडामेंटल राइट्स का अच्छे से यूज़ कर सकें। अगर हम कुछ गलत होते हुए दिख रहा है, अगर हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हूँ, तो हमें डर ना हो कि कल को हमें कोई हमारे ऊपर हमला होगा या हमें कोई मार देगा। सब एक गेम खेलेंगे। मैं हूं पीएम या मैं भी पीएम। मान लो ये रेड पेन है और इसमें अल्टीमेट पावर है पीएम की, ठीक है? आप इससे कोई भी ऑर्डर साइन करोगे और वो कंट्री में लागू हो जाएगा या हट जाएगा। तो सबसे पहले पीएम बनने के बाद
आप लोगों में से किसको एक एक सुर में बोलिएगा, मतलब आपके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा आप आदेश है या ऑर्डर है साइन करोगे पीएम बनते साथ ही? जैसे सारे मतलब कुछ भी बनने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पेपर देना पड़ता है, बट जो उन्हें चलाता है, जैसे पॉलिटिशियन चलाते हैं, वही ऑर्डर सारे देते हैं, तो उनका भी एक एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए कि उनकी भी एबिलिटी देख सके कि हाँ वो कैसे डिसीजन लेते हैं। आम सीधा पढ़े लिखे नेता भी हमें चाहिए, ये कहना है। और पनिशमेंट टू द रेपिस्ट्स। सर उन्हें ऐसे ही ना छोड़ दिया जाए। डायरेक्ट एनकाउंटर ऑफ आप लोगों में से पॉलिटिक्स में किस किस को जाना है इसके बाद, कॉलेज के बाद? कितने? सिर्फ एक ही कैंडिडेट है। बाहर आइए, आप भाभी पीएम है हमारे। थैंक यू। हाँ, आपको मान लीजिए पीएम बना दिया, आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, आपको 30 सेकंड में 3 ऑर्डर लाने हैं, आप क्या लेके आएंगे? सबसे पहले रिजर्वेशन का। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं 100% एकदम कर दूंगी कि भाई सबके लिए, नहीं मैं कुछ समझदारी वाला काम करूंगी, लाइक कि भाई देखा जाएगा कि ऐसा नहीं कि मतलब SC ST वाली कि SC को आगे ST नहीं, सबके लिए इक्वालिटी रखूंगी, ठीक है। दूसरी बात विमेंस प्रोटेक्शन के लिए सब वो एनकाउंटर वाली बात जो इन लोगों ने कही कि रेपिस्ट, बहुत सारे रेपिस्ट आज ऐसे हैं जिनको मतलब कुछ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा भाई उस केस पर, तो मैं तो डायरेक्ट एनकाउंटर वाला डिसीजन दे दूंगी। और थर्ड बात मेरे हिसाब से क्लीनिनेस सबसे। सिविक सेंस की बात करी, आप लोग कितना फॉलो करते हैं ये पूछने का टाइम तो नहीं है, लेकिन आशा करता हूं कि आप भावी पत्रकार हैं तो इसको अपनी जिम्मेदारी समझते होंगे। अच्छा, आप अगर पीएम बन ही गई हैं तो अपने उसमें कैबिनेट में किसको रखेंगी, बता सकती हैं? आपका कोई दोस्त बना हो जिसको आप कोई पोर्टफोलियो देना चाहें? अभी तो आपने ही एक को बहुत अच्छा समझदार पर्सन बताया है, तो मैं इन्हें ही रख सकती हूँ। इन्हें क्या बनाएंगी? इन्हें मैं बनाऊंगी एजुकेशन मिनिस्टर। वेरी गुड, ताली बजाओ सब इसके लिए। और आप इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बनाएंगी? मुझे उसके थॉट्स अच्छे लगे। अच्छा, ओके, थॉट प्रोसेस से मैच कर रहा है, वाइब मैच कर रही है। ओके, तो आप एजुकेशन मिनिस्टर अगर बन जाती हैं तो एजुकेशन में सबसे पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला कदम तो जो ये पेपर लीक्स चल रहा है उन सब चीज़ों को हटाना। वेरी गुड। और दूसरी चीज़ ये कि वही रिजर्वेशन की बात है, तो वो रिजर्वेशन ये कास्ट के बेसिस पर हटा के रिजर्वेशन उस बेसिस पे कि कौन कितना इकोनॉमिकली है। रिफॉर्म लेके आएंगे। हाँ, और कौन। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। मान लो अगर आपकी क्लास में ही आपका एजुकेशन मिनिस्टर है और वो ऑर्डर पास कर सकता है, तो आप इन बच्चों के लिए 75% अटेंडेंस की जो मैंडेटरी 75% अटेंडेंस है उसको ये ऐसा ही यथास्थिति रखेंगी या आप एक साइन से हटा देंगी? नहीं, मैं ऐसा ही रखूंगी क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। अगर हम कॉलेज आके रोज अटेंड करते हैं तो हम कॉलेज में पढ़ाई तो करते ही, पर बहुत सारी चीजें सीखते भी है। अगर हम उसको हटा देंगे तो सब बहुत लाइटली लेने लगेंगे और फिर उसके बाद वो स्किल उतना गेन नहीं कर पाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। जान ही नहीं पाएंगे तो वो हमें देंगे जॉब कैसे? नॉलेज इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर 75% अटेंडेंस दे रही तो ये लोग मेरे को फ्यूचर में वोट कैसे करेंगे, पीएम कैसे बनाएंगे भाई? आप पीएम नहीं पीएम, और ये भाषण भी अच्छा देते हैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अभी यहाँ से किसी ने बात करी थी वीआईपी कल्चर की, शायद हाँ, उस लड़की ने बात करी थी वीआईपी कल्चर को लेकर। तो एज अ पीएम आप वीआईपी कल्चर को यूं ही एंजॉय करेंगी कि अरे भौकाल टाइट रहना चाहिए, लेकिन क्या आप पीएम बनने के बाद उस वीआईपी कल्चर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगी या फिर क्या करेंगी? नहीं, मेरे को ये वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं पसंद है भाई। आप भी एक नॉर्मल पीपल जैसे रहो ना। आप अगर नॉर्मल रहोगे, आप भी तब की जो भारतवासी उनके जैसे रहोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि उन पे क्या बीत रही है भाई, उनको क्या क्या ज़रूरत है। अगर हम ही खुद ऐसे वीआईपी मतलब कल्चर को फॉलो करेंगे तो हमको पता चलेगा। ये बात नहीं बोल रही हूँ, पर एकदम अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से उनकी जगह पे खड़े होके कैसा फील हो रहा है ये चीज़ नहीं पता चलेगी ना। बहुत सही। मैं वीआईपी कल्चर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। पीएम साहब को जनता का कितना समर्थन है इस बात पे? फुल समर्थन है। कैमरामैन पूरा लीजिएगा इन सब का पूरा। पीएम पे बहुत सारे थ्रेट्स रहते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी की भी बात होती है। तो अभी हमने देखा था जब पेट्रोल वाला जो सीन हुआ था उसमें सिर्फ 2 गाड़ियां लेके चल लिए थे। हाँ। या फिर वो वीडियोग्राफी थी? क्या लगता है? वीडियोग्राफी। ओके, सिक्योरिटी ही नीड जितनी होनी चाहिए सिर्फ उतनी होनी चाहिए। जो बहुत ज्यादा करते हैं, एम्बुलेंस को रुकवा रहे हैं अपने काफी के लिए, उसके लिए तो ये तो बेटर नहीं है ना। एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, लाइक मैं
अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं किसी सिटी में आ रहे हैं तो उस टाइम पे वो सिटी को और ज़्यादा क्लीन करते हैं, उसको जितनी भी चीज़ें जो अनडेवलप चीज़ें उसको छुपा देते हैं। तो वो तो हमारे कंट्री के ही प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको तो वो सारी चीज़ें देख के उसको डेवलप करनी चाहिए। तो उनके आने से वो चीज़ें छुपा दी जाती है, फिर उसके बाद में वो सारी चीज़ें वही बैक टू नॉर्मल हो जाता है। वेरी गुड। एजुकेशन मिनिस्टर आपके सच में समझदार निकले। इसलिए मैंने पीएम ने मतलब चुना है तो समझदारी चुनेंगे ना। देखो तुम लोग अब देख लेना, ये तुम्हारी पीएम खुद को मान चुकी है। तुम लोग मानो ना मानो, ये पीएम अपने मन में बन चुकी है। तो इसको भारी मतों से विजयी बनाना है। और इसी के साथ जो है हम युवाओं के बीच थे, हमने जाना कि किस तरह से युवा आज़ादी को देखते हैं या फिर आज़ादी को फील कर पा रहे हैं, क्योंकि अब जो है इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, एक फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट होती है। अब देखना होगा कि ये भावी पत्रकार किस तरह से देश का भविष्य लिखते हैं, दिशा दशा कैसे तय करते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।